नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान कार्यक्रम हेलो किसान में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मोनालिसा। सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे हेलो किसान कार्यक्रम लेकर हम हाजिर होते हैं, जिसमें हम कृषि से संबंधित खास विषयों पर हमारे विशेषज्ञ मेहमानों से विस्तार से चर्चा करते हैं और उनसे जानकारी हासिल करने की कोशिश करते हैं। चूंकि फोन इन कार्यक्रम है, ऐसे में आप भी सीधे सीधे इस कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़ सकते हैं अपने सवालों को लेकर। तो आइए सबसे पहले आपको बता दें आज के कार्यक्रम में हमारी चर्चा का विषय क्या रहेगा। आज हेलो किसान कार्यक्रम में हम बातचीत करेंगे खरीफ फसलों की कटाई व भंडारण पर, और इसके साथ ही बीजे मसालों की खेती व तैयारी पर भी आज इस कार्यक्रम में हमारी चर्चा रहेगी। और इसके साथ ही आप अपने सवाल पूछ सकते हैं हमारे मेहमानों से। इसके लिए आपको हमारे टोल फ्री नंबर पे कॉल करना होगा, तो नोट कर लें हमारे टोल फ्री नंबर 1800-113060 और 1800-113061 टोल फ्री नंबर है, यानी मुफ्त में आप कॉल कर सकते हैं। बस आपको इस बात का ध्यान रखना है कि जब भी आप बातचीत करें तो टीवी की आवाज बंद कर दे और सीधे फोन लाइन के जरिए बातचीत करेंगे तो किसी तरह की रुकावट बातचीत में नहीं आएगी। बहरहाल आगे बढ़ते हैं और हमारे खास मेहमानों से आपका परिचय करा दे। हमारे साथ यहाँ पर डॉक्टर असल मीणा जी यहाँ पर मौजूद है। आपका बहुत बहुत स्वागत है इस कार्यक्रम में। प्रधान वैज्ञानिक है सस्य विज्ञान संभाग भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान पूसा नई दिल्ली में। और इसके साथ ही हमारे दूसरे मेहमान जो हमारे साथ हैं डॉक्टर रविंदर सिंह, आप प्रधान वैज्ञानिक है बीजे मसाला अनुसंधान केंद्र अजमेर में। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है इस कार्यक्रम में। तो बातचीत की यहाँ पर शुरुआत करते हैं। और जैसे कि खरीफ फसलों की कटाई व भंडारण हमारा एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है आज का, और बिल्कुल खरीफ फसलों की कटाई का समय आ चुका है। ऐसे में क्यों इन बातों पर ध्यान देना बहुत जरूरी है, इसके बारे में आइए सबसे पहले समझते हैं। क्योंकि जो हमारे किसान है वो बहुत ही मेहनत से खेती करते हैं, लेकिन हम अक्सर देखते हैं कि कटाई के बाद और उपभोक्ता के हाथ तक पहुंचने के दौरान इस बीच में काफी नुकसान का सामना कई बार किसानों को उठाना पड़ता है। तो ये नुकसान उन्हें न हो, इसलिए कटाई और भंडारण के दौरान उन्हें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? जी देखिए मोना जी, बिल्कुल सही बात है। अभी खरीफ का मौसम है और खरीफ अब समाप्त होने को है, और खरीफ में किसान भाइयों ने ज्वार बाजरा मक्का जो भी लगाई है, और हमारे विशेष करके जो चावल है वो भी इसी खरीफ में होता है। तो किसान भाइयों को अच्छी उत्पादन और अच्छे मतलब इनकम के लिए उनको सही समय पर अपनी फसलों का कटाई करनी चाहिए, क्योंकि समय से पहले अगर आपने काट लिया है तो नुकसान हो जाएगा, और समय के बाद अगर समय के बाद भी काटा है तो भी नुकसान होगा। तो यानी कि एक बहुत ही उचित समय होता है जब हम फसलों को काटते हैं। तो नॉर्मली सामान्यतः क्या होता है, जब हमारी फसल जो पक जाती है तो उसमें क्या है कि उसके पत्ते पीले पड़ जाते हैं और फिर पत्ते गिरने शुरू कर लेते हैं, और उनकी जो बालियां हैं वो भी पक जाती हैं और दाना लगभग थोड़ा सा टाइट हो जाता है। तो जब हम उसको फोड़ेंगे तो उसमें कट की आवाज आती है। तो किसान भाई को ये ध्यान रखना होगा कि जब हमारी जो फसल है वो पक कर तैयार हो गई है तभी हम उसको काटें। उससे पहले काटेंगे तो नुकसान है, उसके बाद काटेंगे तो बहुत नुकसान है। क्योंकि पहले काटेंगे तो उसमें बहुत ज़्यादा आपको लॉस हो जाएगा प्रोडक्शन का, और बाद में काटेंगे तो उसमें सेटरिंग होगी, काफ़ी लॉस हो जाएगा और आपके ग्रेन जड़ जाएंगे। तो इसलिए उचित समय पर ही काटना बहुत जरूरी है। बिल्कुल। और इसके साथ ही भंडारण के दौरान भी कई बातों का ध्यान रखना है, सावधानी बरतनी है, जिस पर भी आगे विस्तार से चर्चा करेंगे। लेकिन आइए उससे पहले नजर डाल लेते हैं इस रिपोर्ट पर। फसलों की कटाई के बाद उसका उचित तरीके से भंडारण जरूरी है। फसलों की कटाई करते समय भी कई बातों का ध्यान रखने की जरूरत होती है। सोयाबीन की बात करें तो जब पौधों के पत्ते पीले पड़ जाएं और फलियों का रंग बदल जाए तो फसल को काट लें। दानों को चटने से रोकने के लिए फसल समय पर काट लें और फलियों को धूप में सुखाकर बीज निकाल लें। वहीं धान की कटाई से 7 से 10 दिन पहले खेत से पानी निकाल लें। जब पत्तों का रंग भूरा हो जाए और पत्ते सूखते नजर आएं, तो फसल को काट लें। कटाई में देर करने से दानों के झड़ने का खतरा बना रहता है। कटाई के बाद धान के भंडारण से पहले दानों को अच्छी तरह खलिहान में सुखा लें और भंडारण के समय दानों में नमी का प्रतिशत 9 से 10 के बीच होना चाहिए। मक्का की उचित समय पर कटाई कर लें। भुट्टो को पौधों से तोड़कर सुखा लें। जब दानों में नमी की मात्रा 15% से कम रह जाए तो इसका भंडारण किया जा सकता है। अरहर की बात करें तो 75 से 80% तक फलियां पक जाएं तो फसल को काट लेना चाहिए। कटाई के बाद फलियों को धूप में सुखाकर बीज निकालना चाहिए। उड़द और मूंग अधिक पक जाने पर फलियां झड़ने लगती हैं। इससे उपज को काफी नुकसान होता है।
फलियों के झड़कर गिरने से होने वाले नुकसान को रोकने के लिए फलियों के पकाव और झड़ने से पहले काट लें। भंडारण के लिए पक्के भंडार गृह बनाएं। पुराने बोरों के उपयोग से पहले तेज धूप में सुखाएं या उबलते पानी में डालकर धूप में रखें। भंडारण के लिए नए बोरे ही प्रयोग में लें। अनाज ढोने के बर्तन, गाड़ी और अन्य सामान को धूप में जरूर सुखा लें। तो ये रिपोर्ट आपने देखी और बातचीत को आगे बढ़ाते हुए अगले मेहमान का रुख करते हैं। डॉक्टर रविंदर, अब बीजे मसालों की खेती पर आपसे बात करना चाहेंगे। भारतीय भोजन की विशेषता ही यही है कि इसमें मसाले खूब होते हैं और इसके बिना हम कल्पना भी नहीं कर सकते हैं हमारे खाने की। तो ऐसे में जो ये बीजे मसाले हैं उसकी जो मांग है उसको देखते हुए इसकी व्यावसायिक खेती किस तरह से किसानों के लिए महत्वपूर्ण है और अभी का समय किन किन मसालों की खेती के लिए उपयुक्त है, बताएं हमें। जी, जैसा कि विदित है कि बीज मसाला फसलें या दूसरे मसाले हैं वो भारत द्वारा पूरे विश्व भर में निर्यात किए जाते हैं और ये किसानों के जो बीज मसाला फसलें लगाते हैं उनकी आमदनी का एक मुख्य सोर्स है जी। और इन जीरा, धनिया, मेथी, सौंफ, अजवाइन, कलौंजी जो जिन फसलों का जो बीज है, दाना है, वो मसाले के रूप में काम में लिया जाता है, उन फसलों को हम बीज मसाला फसलें कहते हैं जी। और इनका जैसे कि विदित है ये लगभग हमारे भारतवर्ष में इनका उत्पादन है बहुत अच्छी तरीके से किसान भाई लेते हैं और इसका जो निर्यात के कारण से ज्यादातर फसलें हैं ये निर्यात में काम में आती हैं और निर्यात के कारण से काफी रेवेन्यू है भारत सरकार को इससे होता है और इससे किसान भी अच्छी होती है। बिल्कुल, तो काफी व्यावसायिक महत्व है इन बीजे मसालों की खेती का और इसके बारे में विस्तार से आगे हम चर्चा करेंगे कि किसान किस तरह से इसकी खेती करे, इससे उनको मुनाफा होगा। और बातचीत को आगे बढ़ाने से पहले आइए नजर डाल लेते हैं एक रिपोर्ट पर। भारत को मसालों का देश कहा जाता है। गुजरात और राजस्थान को तो मसालों का कटोरा कहा जाता है। हमारे भोजन में मसालों जैसे जीरा, मेथी, धनिया, अजवाइन, सौंफ, कलौंजी और काली मिर्च की अहम भूमिका है। इनकी खेती स्थान और जलवायु पर निर्भर करती है। बेहतर मुनाफे के लिए किसानों को इनकी खेती करते समय कुछ खास बातों का ख्याल रखने की जरूरत है। खेत की तैयारी के समय 20 से 25 टन गोबर या कंपोस्ट की खाद मिलाकर तैयार करें। संस्तुत मात्रा के अनुसार आधी नत्रजन, पूरी फास्फोरस और पोटाश को अंतिम जुताई के समय डालना चाहिए। आधी नत्रजन बुआई के 40 से 45 दिन बाद फसल में टॉप ड्रेसिंग के रूप में दें। पौधों की अच्छी बढ़वार के लिए बुआई के 20 से 25 दिनों के अंतराल पर 2 बार निराई गुड़ाई करना अच्छा रहता है। पहली सिंचाई से पहले एक निराई कर खरपतवार निकालने से उपज अच्छी होती है। अजवाइन की फसल काफी हद तक सूखा सहन कर सकती है। इसका सिंचित और असिंचित दोनों ही स्थितियों में उत्पादन लिया जा सकता है। अजवाइन की फसल करीब 140 से 150 दिन में पककर तैयार हो जाती है। जब फसल पीली पड़ जाए और दाने सूखकर भूरे रंग के हो जाएं, तो ये कटाई की उपयुक्त अवस्था होती है। वहीं जीरे की बुआई नवंबर के तीसरे सप्ताह से दिसंबर के पहले सप्ताह तक की जाती है। फसल 120 से 125 दिनों में तैयार हो जाती है। फसल तैयार होने पर कटाई हंसिए या दरांती से करनी चाहिए। इससे उपज में मिट्टी मिलने की संभावना कम रहती है। तो ये रिपोर्ट आपने देखी और बातचीत को आगे बढ़ाते हुए खरीफ फसलों की कटाई के बारे में आज हम खास तौर पे बात कर रहे हैं। तो ऐसे में डॉक्टर मीना बताएं कि आपने बताया कि कटाई का समय जो है उसका ध्यान रखना बेहद जरूरी है और धान जो है वो खरीफ की बहुत ही मुख्य फसल है। ऐसे में धान की कटाई जिन किसानों को करना है उन्हें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, बताएं। बिल्कुल, देखो खरीफ में सबसे महत्वपूर्ण फसल है चावल और चावल हमारे अभी खेतों में खड़ा है, तो अभी उसका समय तो नहीं आया कटाई करने का, लेकिन आने वाले टाइम में वो कटाई के लिए तैयार होगा। तो
पहली बात तो यह है कि किसान भाई जब चावल की खेती कर रहे हैं और लगता है कि उनको वैसे फसल को काटना है, तो कटिंग से मतलब हार्वेस्टिंग से पहले कम से कम 15 दिन पहले हम खेत में पानी निकाल देते हैं, यानी कि दोबारा उसमें पानी नहीं भरा रखेंगे। तो पानी पहले निकालेंगे और उसके बाद खेत को सूखा कर देंगे। तो ये 15-20 दिन पहले, कटाई से 15-20 दिन पहले एक प्रक्रिया हम करते हैं। और जब आपका जो पेनिकल यानी कि उसमें जो दाने होते हैं वो लगभग 80% दाने पक जाएं, यानी कि भूरे कलर के हो जाएं, तो ये समझे कि ये अब इस समय धान कटाई के लिए तैयार है। तो किसान भाई अगर इस तरह से देखेगा जाके आपकी फसल को, तो आपको ज़्यादातर जो पत्तियां हैं वो ब्राउन कलर की हो जाती हैं, भूरे कलर की हो जाती हैं, और आपका जो दाना है वो भी भूरा हो जाता है। तो 80% दाने अगर भूरे हैं तो उस समय किसान भाई कटाई कर सकते हैं। जी। और कटाई के साथ साथ मतलब ये ध्यान रखना पड़ेगा कि कटाई हम उस समय करते हैं जब दाना में जो नमी की मात्रा है वो करीब 20% के आसपास रहती है, तो उस समय हम कटाई कर सकते हैं। जी बिल्कुल। और इसके साथ ही जो काफी बड़ी एक चुनौती और समस्या बनती जा रही है वो ही पराली प्रबंधन, यानी कि धान की कटाई तो कर लेते हैं लेकिन ये जो फसल अवशेष बचता है वो कई बार हम देखते हैं कि किसान जला देते हैं और उससे पर्यावरण से लेकर मिट्टी की सेहत तक काफी तरह के नुकसान होते हैं। तो ऐसे में आप क्या सुझाव देंगे किसानों को कि पराली प्रबंधन वो किस तरह से करें? बिल्कुल, ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात आपने बताई है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि किसान भाई चावल की जो खेती है वो करते हैं और चावल निकालने के बाद जो पराली बचती है उसको जला देते हैं। लेकिन ये बहुत ही अच्छी बात नहीं है और नहीं जलाना चाहिए। और अब तो बहुत सारे ऑप्शन आ गए हैं, किसान भाई पराली का बिल्कुल उपयोग कर सकते हैं और अपनी ज़मीन में उसको मिला सकते हैं। तो आज की डेट में जो मशीन है, टर्बो सीडर है चाहे हैप्पी सीडर है, काफ़ी मशीन आ चुकी हैं। तो किसान भाई उनका यूज करके, उनका उपयोग करके, और जो पराली है उसको जलाए नहीं और उस पराली का बिल्कुल आप खाद के रूप में इस्तेमाल करें और अपनी मिट्टी में उसको मिला दें, तो आपकी इसमें उर्वरा शक्ति बढ़ेगी आपकी ज़मीन की। क्योंकि देखो, जलाएंगे तो आपको पता है कि हमारा पूरा वातावरण खराब होगा, आपके परिवार, आपका गांव, ये सब मतलब बिल्कुल पॉल्यूशन में आ जाएंगे, प्रदूषण में आ जाएंगे, और जो पहले आप ही को नुकसान करेगा ये, फिर बाद में दूसरों को नुकसान करेगा। तो इसलिए किसान भाई से मेरा यही कहना है कि आप अपनी जो पराली है खेत की उसको जलाए नहीं और उसका बिल्कुल अच्छी तरह से मिट्टी में मिला दें। और मिलाने के लिए आजकल बहुत सारी मशीन आपको अवेलेबल हैं, उनमें हैप्पी सीडर भी है, टर्बो सीडर भी है। तो यूँ करके आप इसको बिल्कुल यूज में ले सकते हैं और डबल फायदा इसका आपको हो सकता है। जी जी बिल्कुल। आइए आगे बढ़ते हैं। इस वक्त कार्यक्रम के पहले कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनका सवाल यहाँ ले लेते हैं। दिलीप वर्मा जी छत्तीसगढ़ से इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। जी दिलीप जी, स्वागत है आपका, पूछिए अपना सवाल। हेलो जी। हाँ मैडम, नमस्ते। जी नमस्कार। हम मैडम मेथी की खेती करना चाहते हैं, उसमें मेथी जब डालते हैं सर, बीज डालते हैं तो उसमें खरपतवार बहुत ज्यादा आ जाता है मैडम। जी, मेथी तो की खेती करना चाहते हैं, क्या करें खरपतवार रोकने के लिए मैडम, ये जानकारी लेना था। जी बिल्कुल, अच्छा सवाल पूछा है आपने। आइए इसके बारे में जानते हैं। डॉक्टर रविंदर बताएं, दिलीप जी जानना चाहते हैं कि मेथी की खेती करना चाहते हैं लेकिन खरपतवारों की समस्या अक्सर चली आ रही है, तो कैसे इससे निजात पाएं? जी, दिलीप जी जो छत्तीसगढ़ से बोल रहे हैं उनका बहुत ही वाजिब प्रश्न है और बहुत ही तर्कसंगत प्रश्न है कि जो बीज मसाला फसलें हैं इसमें शुरुआत में, जैसे मैं मेथी की बात करूं तो इसका जर्मिनेशन है वो 4 दिन में ही हो जाता है जी। और जो घास है हमारे, इनका भी जर्मिनेशन 6-7 दिन में ही शुरुआत हो जाती है। तो शुरुआत का जो समय है, जो भी फसलें हैं, केवल बीज मसाला फसलें नहीं और भी जो फसलें हैं उसमें सबसे ज्यादा नुकसान है वो खरपतवार से ही होता है किसान भाइयों को, और उसकी देखभाल और उसका मैनेजमेंट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। जहां तक मेथी की बात है, इसके अंदर हम पहले तो हम ये ध्यान रखें कि खेत हमारा साफ रहे, स्वस्थ रहे। उसमें जो खरीफ फसल या पहले जो रबी फसल लगाई थी उस टाइम से ही हमें ध्यान देना पड़ेगा। उसमें जो घास थे उनकी समय पे निराई गुड़ाई करते हैं हम। लेकिन कोई उसमें अगर आप उस टाइम ध्यान नहीं दे पाए तो अभी भी हमारे पास उसका समाधान है। आप जैसे ही बुआई करते हैं, तो बुआई करने के बाद में इसमें ऑक्सीड्राइजिल नाम की दवाई आती है, उसको 1 ml 1 लीटर पानी में मिला के आपको स्प्रे करना है बुआई के दूसरे दिन, जब खेत आपका पैर रखने लायक हो जाए। जैसे आपने 72 पे, हमारे कुछ किसान भाई क्या कि इन फसलों की बुआई है वो सूखे में भी करते हैं, और कुछ किसान भाई हैं वो पहले खेत तैयार करके और पलेवा करके फिर बुआई करते हैं। तो दोनों मैनेजमेंट का, इसका घास का नियंत्रण का तरीका यही है। जो ऑक्सीड्राइजिल नाम की दवाई है वो जैसे ही खेत आपका जैसे ही घुसने लायक हो जाए, जैसे आज आपने बुआई करी है तो नेक्स्ट डे जिसमें पैर रखे जा सके और मिट्टी पैर के चिपके नहीं, उस स्थिति, हाँ, क्योंकि जो मेथी है वो दूसरे दिन नहीं निकलेगी, वो 3 या 4 दिन लगेगी बाहर जर्मिनेशन में।
तो दूसरे दिन या तीसरे दिन तक आप ऑक्सीडाइजर डाल सकते हैं। और उसका ध्यान ये रखना है कि जो स्प्रे है उसके अंदर जो नोजल है वो फ्लैट फैन वाली नोजल होनी चाहिए। हमारे किसान क्या है कि थोड़ा सा ध्यान नहीं देते, थोड़ी सी लापरवाही बरतते हैं, और फ्लैट फैन की जो नोजल होती है जिसमें एक धार के रूप में दवा निकलती है, साइड निकलता है, उसका स्प्रे करना है और उसके नोजल का विशेष रूप से ध्यान रखना है। और दूसरा ये ध्यान रखना है कि बुआई के दूसरे दिन या तीसरे दिन उससे ज्यादा लेट ना करें, क्योंकि उसके बाद का असर कम हो जाता है। तीसरी बात ध्यान देने लायक ये है कि जब आप ऑक्सीडाइजर का प्रयोग करें तो खेत में थोड़ी नमी होनी चाहिए। अगर खेत आपका सूखा है और आप दवाई डालें तो उससे असर नहीं मिलेगा। जी 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 बिल्कुल। तो दिलीप जी, मुझे उम्मीद है कि इन सुझावों पर आप जरूर अमल करेंगे। बहरहाल बढ़ते हैं आगे। अगले कॉलर उमेश कुमार मिश्रा जी उत्तर प्रदेश से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका, पूछिए अपना सवाल। हेलो उमेश जी, मेरी आवाज मिल रही है आपको? जी 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 मैम। जी, अपना सवाल पूछ सकते हैं आप। जी मैम, नमस्ते। नमस्कार। जीरे की खेती करना चाहते हैं मैम। जीरे की खेती, ठीक है जी जी मैम। ऐसे में क्या सवाल है आपका? जी मैम, इसकी बुआई किस तरीके से की जाती है, किस तरीके की मिट्टी में? अच्छा, ठीक है, आइए जानते हैं। बताएं डॉक्टर रविंद्र, जीरे की खेती के लिए किस तरह की मिट्टी उपयुक्त रहती है और कब बुआई करना चाहिए, उपयुक्त समय क्या है? हमारे उत्तर प्रदेश के जुड़े हुए किसान भाई उमेश भाई, मैं आपका स्वागत करता हूं। आपने बहुत ही उचित प्रश्न किया है कि जीरे की खेती के लिए किस तरह की मिट्टी चाहिए और साथ में उत्तर प्रदेश और उत्तरी भारत के कौन कौन से हिस्से में इसकी संभावनाएं हैं। जी। मैं आपसे बताना चाहूंगा कि जो जीरा है वो बहुत ही सेंसिटिव क्रॉप है पाले के प्रति और साथ में ही ह्यूमिडिटी के प्रति। अगर वातावरण में नमी ज्यादा होती है तो इसमें बीमारियों और रोग और कीड़ों का प्रकोप है वो बहुत ज्यादा हो जाता है। अच्छा। बिल्कुल। तो जीरे की जो खेती है वो मुख्य रूप से की जाती है मसालों में और इसका एक अहम स्थान है और इसके बारे में और भी विस्तार से आगे हम डॉक्टर रविंद्र जी से जानेंगे। बहरहाल बातचीत को यहाँ पर आगे बढ़ाते हुए डॉक्टर मीना, आप पराली प्रबंधन के बारे में बता रही थी जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है और हम देख रहे हैं कि सरकार भी इस ओर काफी ध्यान दे रही है, मशीनों पर भी काफी सब्सिडी दी जा रही है। ऐसे में किस तरह से इसका बेहतर इस्तेमाल कर सकते हैं कि नुकसान होने की बजाय किसान इसका फायदा उठा ले? बिल्कुल, देखो फायदा उठाना चाहिए किसान भाइयों को और पराली जलाना तो बिल्कुल ही अच्छी उचित बात नहीं है। देखो पराली हमारे जो है ना चावल वाली पराली है उसको हम कई तरह से काम में ले सकते हैं जी। चाहे तो आप कटाई करने के बाद पराली के बेल बना सकते हैं और उनको आप इंडस्ट्री में बेच सकते हैं, फैक्ट्री में बेच सकते हैं, वहाँ भी इसका उपयोग होता है। और चारे के रूप में भी किसान भाई इसका यूज कर सकता है। ऐसा नहीं कि चारा नहीं खिला सकते हैं। और पैकिंग की जो फैक्ट्री हैं उनमें इसका बड़ा इस्तेमाल होता है तो वहाँ बेच सकते हैं। और अगर कहीं भी नहीं है, कहीं आप बेचते नहीं है तो आप अपने खेत में ही इसको मिला दीजिए, क्योंकि इसमें सारा जो न्यूट्रिएंट है वो इसमें होते हैं। और अगर आप जलाएंगे तो एक तो इनके न्यूट्रिएंट मर जाएंगे, दूसरा खत्म हो जाएंगे, दूसरा ये है कि आपकी जो मिट्टी है उसमें जो जैविक जो हमारे जो माइक्रोब्स होते हैं, छोटे जीव होते हैं, वो मर जाते हैं, जो कि हमारी फसल के लिए बहुत ही लाभदायक होते हैं। तो पराली को जलाने का मतलब ये है कि आपको बहुत नुकसान हो रहा है, आपको आने वाली फसल का भी देखना पड़ेगा, उसको भी बहुत नुकसान होगा, क्योंकि जितने भी भौतिक और हमारे रासायनिक और जैविक जो प्रक्रिया होती है जमीन में वो इनसे बहुत प्रभावित होती है। तो इसलिए पराली को जलाए नहीं और आप टर्बो सीडर, हैप्पी सीडर का इस्तेमाल करें और आप उसको मिक्स कर दें और आराम से इसमें आप गेहूं भी बुआई कर सकते हैं टाइम से, कोई दिक्कत नहीं है। बिल्कुल। तो इसी पराली को अगर आप जला देते हैं तो मिट्टी का काफी नुकसान करते हैं और जाहिर तौर पर मिट्टी की सेहत अगर अच्छी नहीं हुई तो इसका असर आपकी पैदावार पर भी होगा फसल की, और बजाय इसके आप मिट्टी की सेहत को और बेहतर बनाने में ही इसी पराली का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ऐसे में उचित तरीके से पराली प्रबंधन आप जरूर करेंगे जब भी धान की कटाई करेंगे, ऐसी हम उम्मीद करते हैं। और इन विषयों पर हमारी बातचीत जारी रहेगी हेलो किसान कार्यक्रम में, लेकिन फिलहाल वक्त हो गया है एक छोटे से ब्रेक का। हम जल्द हाजिर होंगे, आप बने रहें दूरदर्शन के साथ पर। अरे भाई सुना नहीं क्या, केसीसी ने किसानों का जिंदगी बदल दिया है। देश के छोटे किसान 1,60,000 रुपये तक का कर्ज बिना किसी गारंटी को ले पाएंगे। ब्याज खोरों से भी पीछा छुटा। मैं तो जैविक खेती का पूरा सामान मंगा लिया, केसीसी का भी कोई दबाव नहीं है। ब्याज चुकाने के लिए पूरा 1 साल मिलता है।
समय पर भुगतान करने पर केवल 4% के सालाना ब्याज पे लोन मिल गया मुझे। अपना आधार कार्ड, लेटेस्ट फोटो और जमीन के कागजात लेके अप्लाई करो बस। और नामांकन भरने के लिए जेब भी ढीली नहीं करनी पड़ी। चाचा, उधार चुकाने के 24 घंटे के बाद उतने ही पैसे वापस निकाल सकते हैं। केसीसी ने किसानों की जिंदगी वाकई बदल दी है। तो आप भी किसान क्रेडिट कार्ड अपनाएं और सहजता से ऋण पाएं। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं कार्यक्रम हेलो किसान। आज इस कार्यक्रम में हम खरीफ फसलों की कटाई और भंडारण के बारे में बातचीत कर रहे हैं और इसके साथ ही बीजे मसालों की खेती पर भी हमारी बातचीत जारी है। और अगर इन विषयों से जुड़े हुए कोई सवाल आप पूछना चाहते हैं तो आप हमारे टोल फ्री नंबर पर कॉल कर सकते हैं। बातचीत को आगे बढ़ाते हुए डॉक्टर रविंदर और भी विस्तार से जानना चाहेंगे। जीरे की बात हम कर रहे थे, तो बताएं इसकी जो जीरे की खेती है इसके दौरान किसानों को किन बातों का ध्यान रखना चाहिए जिससे कि उनको अच्छी उपज मिले। जीरे की जहाँ तक उसका उचित समय नहीं है, तापमान ज्यादा है और अक्टूबर के लास्ट में और या नवंबर के शुरुआत में जीरे के उचित समय है। साथ में मैं जैसे हमारे उत्तर प्रदेश के उमेश जी प्रश्न कर रहे थे कि उनके क्षेत्र में इसकी क्या संभावना है या क्या वो खेती करना चाह रहे हैं, तो किस तरह की मिट्टी होती है। तो मिट्टी जहां तक की बात है तो दोमट मिट्टी और हल्की मिट्टी जिसमें पानी ना भरता हो जी। साथ जिस क्षेत्र में पाला ना पड़े, जिसमें कोहरा ना हो, वो क्षेत्र उचित क्षेत्र है इसकी खेती के लिए, क्योंकि ये क्रॉप बहुत ही सेंसिटिव है। अगर थोड़ा सा भी पाला पड़ा और या कोहरा है तो कोहरे में क्या होता है कि इसमें बीमारियों का प्रकोप बहुत ज्यादा हो जाता है। इसीलिए आपने देखा होगा कि जीरे की खेती है वो राजस्थान और गुजरात के जो हिस्से हैं उन्हीं में ज्यादा भरपूर मात्रा में होती है, कारण कि वहाँ सूखा रहता है और साथ में ठंडा भी रहती है। सर्दियों के मौसम में कूल एंड ड्राई कंडीशन रहती है, जो कि इसकी जीरे की खेती के लिए बहुत ही अनुकूल वातावरण है। ये वातावरण हमारा उत्तर प्रदेश और भारतवर्ष के उत्तरी भाग में जैसे पंजाब, हरियाणा और वेस्टर्न उत्तर प्रदेश, इनमें क्या कोहरा ज्यादा रहता है और साथ में पाला भी ज्यादा पड़ता है। तो इन क्षेत्रों में किसान भाई अगर लगाते हैं तो बहुत ही ज्यादा रिस्क की क्रॉप होती है और इसमें बीमारियों और कीड़ों का प्रकोप आने से फसल का नुकसान बहुत ज्यादा होता है। जी। तो मैं इन क्षेत्रों के किसानों से निवेदन करूंगा कि वो सौंफ की खेती कर सकते हैं, मेथी की खेती कर सकते हैं, धनिया की खेती कर सकते हैं। जीरे की खेती उनके लिए थोड़ा सा टफ रहेगी, थोड़ी उसमें नुकसान होने की संभावनाएं ज्यादा होती है। जी जी बिल्कुल। आइए अब आगे बढ़ते हैं। अगले कॉलर इस बीच हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनका सवाल यहाँ शामिल कर लेते हैं। उदित कुमार सिंह जी इस वक्त बिलासपुर छत्तीसगढ़ से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। स्वागत है आपका उदित जी, पूछिए अपना सवाल। हाँ मैडम जी, हेलो जी। मुन्ना जी उदित जी हम सुन रहे हैं आपको, आप अपना सवाल पूछ सकते हैं। हाँ, धान में जो है वो डंठल रोग हो गया है मैडम जी। डंठल रोग क्या हो रहा है? इसके तने में किसी तरह की समस्या आ रही, बीमारी आ रही है? कीड़े हो गए हैं धान में। अच्छा। धान अस्वस्थ है, मुरझा गया है धान जो है। अच्छा हाँ ठीक है। डॉक्टर मीणा कीड़े नजर आ रहे हैं आपको? उसमें कीड़े नजर आ रहे हैं? हाँ सर, हाँ सर। किस तरह के कीड़े हैं? कीड़े लग गए हैं सर डंठल में। अच्छा, धान का कितना टाइम हो गया बुआई किए हुए, मतलब कितना दिन का धान हो गया? जून एंड में बुआई हुआ है सर। हाँ सर। तो अब ऐसा है, वैसे तो यहाँ से तो मैं देख के कह नहीं सकता हूँ, लेकिन हो सकता है प्लांट हॉपर भी हो सकता है। अच्छा। और कई तरह के इसमें कीड़े आते हैं। तो किसान भाइयों को मेरे ख्याल से इस मामले में बेटर ये होगा कि क्योंकि अभी क्रॉप इनकी काफ़ी अच्छी स्टेज में आगे होगी और उसमें दाने भी आगे आगे होंगे, और इस समय अगर क्रॉप डैमेज है तो उनको बिल्कुल नियर बाई जो भी कृषि विज्ञान केंद्र है या फिर कोई हमारा इंस्टीट्यूट है ICR का, वहाँ जाके इनको एक बार क्रॉप को बता देना चाहिए, क्योंकि वो कीड़े से लगी है तो अब कीड़ा किस प्रकार का है, कैसा वो उसका जो डैमेज है वो किस तरह का है, तो वो देख के वो रिकमेंडेशन दे सकते हैं। बाकी मैं तो सलाह यही दूंगा कि अगर आप हो सके तो इसमें इमिडाक्लोप्रिड का छिड़काव कर सकते हैं, लेकिन इसकी मात्रा बहुत कम रखनी पड़ेगी आपको, लेकिन वो डैमेज किस तरह का है वो देखना पड़ेगा। जी
तो बिल्कुल उदित जी, बेहतर यही होगा कि जो भी नजदीकी कृषि विज्ञान केंद्र हो या कृषि विश्वविद्यालय हो अगर आसपास आपके, तो ऐसे किसी कृषि विशेषज्ञ से सलाह जरूर ले ले, उनको दिखा ले एक बार, ताकि पहचान हो जाए कि किस प्रकार का कीड़ा है जिससे ये समस्या आ रही है, ताकि उसी के अनुसार उसका समाधान भी निकाला जा सके। बहरहाल बातचीत को यहाँ पर आगे बढ़ाते हैं और डॉक्टर मीणा, आपसे जानना चाहूंगी मैं दलहनी फसलों के बारे में भी। खरीफ की जो दलहनी फसलें हैं, अगर मूंग उड़द की बात करें या अरहर की, सोयाबीन भी है काफी अहम फसल है इसमें, तो इनकी जो तुड़ाई की जाती है उस दौरान किसानों को क्या ध्यान में रखना चाहिए, कब करें तुड़ाई वो? बिल्कुल, देखिए आपने सही कहा कि जो उड़द मूंग बीन है, इनका क्या है कि इनका जो फलियां वो एक साथ नहीं पकती हैं। जी जी। पहले कुछ फलियां पकेंगी, फिर बाद में दूसरी पकेंगी। तो इसमें हम एक क्या है कि इसकी जो कटिंग है वो एक साथ नहीं करते, यानी कि इसका जो पिकिंग है वही इसका मेथड है हार्वेस्टिंग का। तो इसमें 2 या 3 पिकिंग करनी पड़ती है। अच्छा। तो पहले जो फलियां पक जाती हैं हम उनको तोड़ के अलग कर लेते हैं, और जो बाकी ग्रीन जो पोड़ बच जाती हैं उनको हम बाद में तोड़ते हैं, क्योंकि एक साथ इसका नहीं तोड़ सकते हैं। तो एटलीस्ट आपको 1 या 2 पिकिंग पहले करनी होती है, उसके बाद इसकी हार्वेस्टिंग करनी होती है। और यही ये प्रॉब्लम मूंग उड़द में ज़्यादा है। सोयाबीन में तो हम एक साथ ही करते हैं सब कुछ। सोयाबीन एक्चुअली वैसे ये तेल वाली फसल है, तो सोयाबीन का जो मेन जो एरिया है वो मध्य प्रदेश है और राजस्थान का कुछ पोर्शन है, कोटा है। कोटा डिस्ट्रिक्ट काफ़ी मात्रा में इनको उगाते हैं। तो सोयाबीन की तो हम बिल्कुल एक साथ हार्वेस्टिंग कर सकते हैं, लेकिन मूंग और उड़द की जो कटिंग है वो पिकिंग के थ्रू करते हैं, हम उसकी तुड़ाई करते हैं, तुड़ाई कर लेते हैं। साथ ही जब दाना निकालते हैं, क्या उसके लिए भी कुछ सुझाव देना चाहेंगे? भंडारण बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि कई बार भंडारण के दौरान भी काफी नुकसान हो जाता है, तो नुकसान ना हो इसके लिए क्या करें? बिल्कुल, देखिए आपने आपकी जो मूंग उड़द जो भी दलहनी फसलें उनको आपने निकाल लिया, खेत में खलियान में निकाल लिया है उसको। तो पहले तो आप कटिंग करने के बाद उसको सुखाएंगे, सुखाने के बाद आप उनमें से दाने अलग कर लेंगे। दाना अलग करने के बाद आप दानों को भी सुखाएंगे, क्योंकि हम स्टोरेज में जब इसको हम जमा कराते हैं तो उसमें हमारा जो हमारे जो ग्रेन होते हैं, दाने होते हैं, उनका जो नमी होती है वो 10% से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए जी। तो 10 से 12% के लगभग इसमें नमी होगी, तभी हम इसको स्टोरेज कर सकते हैं। क्योंकि स्टोरेज में दलहनी फसलें बहुत ज़्यादा डैमेज होती हैं, वहाँ कीड़े बहुत लगते हैं, तो क्योंकि इनमें प्रोटीन बहुत होती है, तो कीड़े मकोड़ों का इसमें प्रकोप ज़्यादा होता है। और हमको स्टोरेज जो भंडारण हमारा है उसको भी हमको पहले साफ सफाई करके रखना है तैयार, उसको पूरा सैनिटाइज करना है, जैसे हम लोग अभी कोविड में करते हैं ना, ऐसे उसमें भी पूरा सैनिटाइज करना है। और पहले उसको वाइट वॉश करना है, उसके बाद कोई भी उसमें कीड़ा ना रह जाए, इसलिए पहले उसको हम लोग सफाई करते हैं और उसके बाद ही हम इसका भंडारण करते हैं। लेकिन बिल्कुल आप 10% के आसपास जब नमी रह जाए तभी आप उसको उसमें भंडारण में आप सुरक्षित रख सकते हैं। जी बिल्कुल, भंडारण बहुत जरूरी है, क्योंकि कई बार जो किसान है वो तय कर सकते हैं कि उनको कब बाजार में अपने उपज को लेके जाना है ताकि उन्हें अच्छा भाव मिले, लेकिन इस दौरान इस बात का भी ध्यान रखना है कि जो गुणवत्ता है फसल की वो जो है वो प्रभावित ना हो। तो ऐसे में कुछ सुझाव दें यहाँ पे कि गुणवत्ता अच्छी रहे, इसके लिए किन बातों का ध्यान रखें? बिल्कुल, देखिए गुणवत्ता बहुत ज़रूरी है। कोई भी आप चाहे धान वाली फसल हो, चाहे आपके कोई दलहनी फसल हो, चाहे आपकी ऑयल वाली फसल हो जैसे सोयाबीन वगैरह है, तो क्वालिटी तो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि क्वालिटी के ऊपर ही आपका उसमें दाम लगता है मार्केट में। तो आप जब हैंडलिंग करते हैं, यानी कि कटाई से लेके आप भंडारण तक और भंडारण से लेके आप मंडी तक जाएंगे, तो इनमें बहुत ज़्यादा कुछ सावधानी बरतनी होगी किसान भाइयों को। तो एक तो क्या है कि जब हम दाने निकालते हैं खेत खलियान में, तो वो दाने निकालते समय ये ध्यान रखना है कि हम ज़्यादा प्रेशर न डालें, क्योंकि कई बार हम जैसे उसकी हार्वेस्टर से करते हैं, फिर बाद में उसको थ्रेसिंग करते हैं, तो उस समय ये ध्यान रखना होगा कि कहीं दाने टूट तो नहीं रहे हैं। दाना नहीं टूटना चाहिए। अगर टूटे दाने ज़्यादा हो जाएंगे मात्रा में, तो आपका जो ये दाल हो, चाहे आपकी जो ऑयल वाली तेल वाली जो फसल है, उनके दाने अगर आपके टूट जाएंगे तो उनका भाव कम मिलेगा आपको। तो इसलिए आपको बिल्कुल सावधान रखनी पड़ेगी कि दाने न टूटे चाहिए, बिल्कुल प्योर आपका पूरा साबुत जो दाना है वो निकलना चाहिए। उसके बाद आप ट्रांसपोर्टर्स को ले जाइए और उसको जो हम बैग में डालेंगे तो बैग बिल्कुल नए इस्तेमाल करना चाहिए। और पुराने बैग अगर इस्तेमाल कर रहे हैं तो सुखा के या फिर उनको धुलाई करके उसको इस्तेमाल करना चाहिए। मैं तो यही कहूँगा कि गनी बैग वगैरह आप इस्तेमाल करेंगे तो बिल्कुल नए आप करेंगे और उनको ले जाके भंडारण में करेंगे। भंडारण में भी आपको फ्यूमिगेशन करना है, उसके बाद मार्केट ले जाना है। बिल्कुल, आगे बढ़ते हैं। इस वक्त हमारे साथ एक कॉलर है, उनका सवाल यहाँ पे जल्दी से ले ले। राकेश जी रतलाम मध्य प्रदेश से हमारे साथ हैं। राकेश जी स्वागत है आपका, पूछिए अपना। हाँ मैडम नमस्ते। जी नमस्कार।
वो मैं ये बोल रहा था थोड़ी आवाज सही नहीं आ रही है डॉक्टर साहब की। अच्छा ठीक है, हम कोशिश करेंगे कि वो उनकी आवाज आप तक पहुंचे। आपका सवाल क्या है राकेश जी? मैडम मैं ये बोल रहा था, ये जो अपने कलौंजी रहती है वो अपने बोने के बाद जो फूल आ जाते हैं तो फिर सूख जाती है, वो हो जाती है, इसका क्या? जी, फूल आने के बाद वो सूख जाते हैं कलौंजी। हाँ, सूखने लग जाती पूरा, ठीक है, पौधा ही पूरा। जी डॉक्टर रविंद्र, क्या वजह हो सकती है कि कलौंजी में फूल आने के बाद वो सूखने लग जा रहे हैं? केस जी ने बहुत उचित प्रश्न किया है, और इसमें जो कलौंजी है उसके अंदर दो समस्याएं हैं जो फूल सूखने की समस्या बता रहे हैं वो। एक उदयी जो टर्माइट होती है उसका अटैक होता है, इसमें फूल आते हैं इस वक्त। अच्छा। दूसरी कॉलर रोट नाम की बीमारी आती है, वो उस टाइम भी इन्फेक्शन रहता है अगर नमी ज्यादा है, खेत के अंदर पानी ज्यादा डाल रखा है आपने या चिकनी आपके यहाँ, तो उसमें कॉलर रोट भी आता है। तो ये दो ही कारण है उस टाइम जब फूल आता है उस टाइम पौधे का सूखने का। और उसमें पौधा नीचे जमीन से सूख रहा है, पूरा पौधा सूख रहा है, तो इसका मतलब उदय का उसमें अटैक है। तो आप एक दो पौधे उखाड़ें और उसमें अगर उदय है, दिमक है, तो उसका दिमक का प्रबंधन करना पड़ेगा। अगर कॉलर रोट है तो हमारा बीज उपचार है वो आपको ध्यान रखना शुरू में बुआई के समय। अगर आप बीज खरीद करके डालेंगे तो उसमें जो कॉलर रोट है वो नहीं आएगी। अगर फिर भी थोड़ा बहुत सूख रहा है तो कार्बेंडेजिम नाम की दवाई आती है, उसकी 1 लीटर पानी में डाल के आपको ड्रेंचिंग करनी पड़ेगी। जो पौधे की जड़ें हैं उनके पास में इस कार्बेंडेजिम नाम की दवाई है, उसको 2 ग्राम पर लीटर पानी में डाल के ड्रेंचिंग करने से आपको इसमें निदान मिलेगा। अगर है उदय है तो उसके लिए आप लाइट इरिगेशन देनी है, हल्की सिंचाई देनी है। और साथ जैसे कुछ हमारे इंसेक्टिसाइड्स हैं या आजकल कुछ कल्चर्स भी आ रहे हैं, जैसे सुडोमोनास है, पेसिलोमाइसिस है, इसी कल्चर भी आप जैसे जब खेत तैयार करते हैं तो उसके अंदर आपकी एक तो कच्ची खाद नहीं रहनी चाहिए, साथ में फसलों के अवशेष हैं वो नहीं रहने चाहिए। फसलों के अवशेष अगर ज्यादा मात्रा में है तो उससे उदयी या दिमक की प्रकोप वो ज्यादा होता है। और आपने खाद का उपयोग किया है तो उस कारण से दिमक का प्रकोप ज्यादा हो जाता है। जी, बातों का ध्यान रखना पड़ेगा। बिल्कुल। तो राकेश जी, मुझे उम्मीद है कि इन बातों का ध्यान आप जरूर रखेंगे और इससे जो समस्या है वो उससे छुटकारा मिलेगा। बहरहाल वक्त तो चला है एक और छोटे से ब्रेक का, हम जल्द हाजिर होंगे। आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। सारी फसल अच्छी होगी भाई। और अब एक जरूरी सूचना, देश के कुछ राज्यों में किसानों द्वारा बड़े पैमाने पर पराली जलाने से आसमान में धुंध छा गई है। लाखों लोगों को सांस लेने में तकलीफ हो रही है। हर साल हम अपना ही घर फूकते हैं और तमाशा बनते हैं। ना, मैं ना मानता। ये काम तो बरसों से होता आ रहा है, अब ऐसा क्या नया आ गया? ये देख लो हमारे रतन काका, पिछले साल की पराली जलाने से जो इनकी खांसी उठी थी ये अब तक चल रही है। और तो और हमारे सोना उगलने वाली धरती भी बंजर पड़ रही है। बेटा तुम्हारी बात मान भी ले, पर एक बात बताओ कि पराली को ठिकाने लगाने में भी तो लागत आती है, और ये आग जलाने से ये काम आसानी से हो जाता है। काका ये बात ना रही, हम कह रहे हैं। देखो मेरे पास कुछ मशीनों की तस्वीरें भी हैं, मैं तुम्हें दिखाता हूं। ये देखो, ये है हैप्पी सीडर, ये है मल्चर, ये है जीरो टिल ड्रिल, ये है स्ट्रॉ चॉपर, ये है रिवर्सिबल मोल्ड बोर्ड प्लॉ और ये है रोटावेटर। ये सारी मशीनें अब 50% अनुदान पे मिल रही है। और तो और कस्टम हायरिंग केंद्र लगाने पर सरकार से 80% का अनुदान भी मिलेगा। और ये संकल्प हमारे प्रधानमंत्री जी का है कि अब पराली कोई न जलाए और आधुनिक मशीनों का इस्तेमाल कर पराली खेत में मिलाएं और मिट्टी की गुणवत्ता को बढ़ाए। ब्रेक
ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। हेलो किसान कार्यक्रम में आज हम खरीफ फसलों की कटाई व भंडारण और इसके साथ ही बीजीएम मसालों की खेती के बारे में विस्तार से बातचीत कर रहे हैं। अगर आप कोई सवाल पूछना चाहते हैं तो आप जरूर हमारे टोल फ्री नंबर पे कॉल करें। इस वक्त एक कॉलर हमारे साथ जुड़े हैं, शंकर सिंह जी नागौर राजस्थान से हमारे साथ हैं। आइए जानते हैं कि उनका क्या सवाल है। शंकर जी, स्वागत है आपका, पूछिए अपना सवाल। शंकर जी, हम सुन रहे हैं आपको, आप अपना सवाल पूछ सकते हैं। हाँ सर, रविंद्र सिंह जी को नमस्कार। मैं नागौर जिले के मेरसंज की लीलिया ग्राम का रहने वाला हूँ। जी जी। एक अपने जीरे की मतलब कौन सी वैरायटी बोनी चाहिए, कब बुआई की जाए, और जो खरपतवार होते हैं सर इसमें जी जी तो इसमें खरपतवारों को रोकथाम के लिए रविंद्र सिंह जी क्या उपाय किया जाए, या इसमें जो बुआई के बाद जो अपन खरपतवार की दवाई देते हैं तो इसमें जो अंकुरण में फर्क पड़ता है, या जो पौधा 15 दिन लेट होता है, और इसमें कौन सी वैरायटी बोई जाए और कब बुआई की जाए, रविंद्र सिंह जी हुक्म। जी 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 बिल्कुल, आइए जानते हैं। किसान भाइयों, जैसे हमारे किसान भाई कुछ जैसे ही खरीफ की फसलों से खेत खाली होते हैं और उनके खेत तैयार होते हैं, तो जीरे की खेती हमारे नागौर, जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर वाले क्षेत्र में काफी एरिया में इसकी खेती करते हैं जी। और जीरे की खेती में सबसे तो पहला है कि वैरायटी का चुनाव आपको करना है। तो उसमें GC4 वैरायटी है, गुजरात क्यूमिन 4 और RZ 209, ये 2 वैरायटियां यहाँ इन क्षेत्रों में काफी मात्रा में किसानों द्वारा लगाई जा रही हैं। और ये दोनों वैरायटियों में GC4 और RZ 209 अच्छी हैं। इनमें शुरू में जो विल्टिंग की प्रॉब्लम आती है, शुरू में जो उकटा रोग आता है, वो इन दोनों वेराइटीज में कम आता है। और GC4 तो इसमें रेजिस्टेंस है, काफी उकटा रोग से लड़ने की क्षमता है, इसमें काफी कम उकटा रोग आता है जी। तो GC वैरायटी है वो आप उसका सिलेक्शन करें, उसको चुनाव करें और उसको लगाएं। दूसरा, बुआई का समय आपको ध्यान रखना है। बुआई का समय जैसे जीरे के लिए जब जहां तक बात है, दिन का तापमान है वो आपका लगभग 32 डिग्री के आसपास हो, रात का तापमान है वो 18 से 20-22 डिग्री हो। तो उस टाइम पे जैसे ये तापमान जो आता है वो अक्टूबर के लास्ट में या नवंबर के शुरू में आता है, हमारे राजस्थान के जो मेड़ता का क्षेत्र है उसमें जी। तो अक्टूबर लास्ट वाला जो पखवाड़ा है या लास्ट वीक है, उसके अंदर आप अपने खेत की तैयारी रखें और बुआई करें। जहां तक खरपतवार की बात है, हमारे किसान भाई है वो 2 तरीके से इसकी जीरे की बुआई कर रहे हैं। पहली सूखे में बुआई करते हैं और फिर उसके अंदर पानी देते हैं, जिससे एक पानी की बचत हो जाती है, क्योंकि राजस्थान में सबसे बड़ी समस्या वो पानी की है और पानी कम मात्रा में किसान भाइयों को सिंचाई के लिए मिलता है। तो उस स्थिति में आपको करना यह है, जैसे आज आपने बुआई की है और बुआई करने के बाद में जैसे ही आप पानी डालते हैं, उसके बाद में ऑक्सीड्राइजल नाम की दवाई या पेंडामिथिलिन नाम की दवाई, अगर आप ऑक्सीड्राइजल डालते हैं तो 1 ग्राम 1 लीटर पानी 1 ml 1 लीटर पानी में डलेगी, 900 ml प्रोडक्ट है वो डलेगा। अगर आप पेंडामिथिलिन नाम की दवाई डालते हैं तो वो भी काफी इफेक्टिव है, लेकिन इनमें दोनों का लगाने का तरीका है वो उसमें आपको ध्यान रखना है। किसान भाई कह रहे थे कि उनके जमाव पे उसकी जो जर्मिनेशन रेट है उस पे इसका अगर आप गलत स्प्रे करते हो, गलत मात्रा में दवाई का स्प्रे करते हो या उसका तरीका गलत है तो जर्मिनेशन आएगा। तो उसमें ध्यान ये देना है कि आपको जैसे अगर ऑक्सीड्राइजल डालते हो तो दूसरे दिन, और ये पेंडामिथिलिन है वो भी बुआई के पानी देने के दूसरे या तीसरे दिन डलेगी। अच्छा, मतलब ये जो दोनों हर्बिसाइड है वो प्री इमरजेंसाइड है, मतलब खरपतवार का जर्मिनेशन होने से पहले ही डलेंगी। जी जी अगर बिल्कुल। तो शंकर जी, ये खरपतवार नाशी का इस्तेमाल कर रहे हैं तो कब कर रहे हैं और कितनी मात्रा में कर रहे हैं, इस बात का ध्यान रखना बेहद जरूरी है। अन्यथा जो अंकुरण की दिक्कत आती है, आप जैसे कि समस्या बता रहे हैं, वो तमाम समस्याएं रहती है। तो मुझे उम्मीद है कि डॉक्टर रविंद्र ने जो सुझाव आपको दिए हैं उस पर जरूर आप अमल करेंगे। और अगले कॉलर का रुख करते हैं। जगदीश सैनी जी इस वक्त देवास मध्य प्रदेश से हमारे साथ जुड़ गए हैं। जगदीश जी, स्वागत है आपका, बताइए क्या जानना चाहते हैं आप। हेलो, नमस्कार जी। जी नमस्कार। मैं जगदीश सैनी, ग्राम कांकरिया, तहसील खातेगांव, जिला देवास, मध्य प्रदेश से बात कर रहा हूँ जी। जी जी, मैं ये जानकारी चाहता हूँ कि क्या हमारे मध्य प्रदेश में जीरे की खेती कर सकते हैं, और कर सकते हैं तो किस प्रकार से कर सकते हैं, किस प्रकार की जलवायु चाहिए, किस प्रकार का मौसम चाहिए, और कब वो खेती होती है, किस विधि से करते हैं। जी जी बताएं डॉक्टर रविंद्र। जी, जगदीश जी ने बहुत ही उचित प्रश्न किया है कि मध्य प्रदेश में हमारे जो नीमच का बेल्ट है, झांसी का बेल्ट है, उसमें जीरे की खेती अभी किसान कर रहे हैं। जी, मैंने बताया कि इसको ड्राई एंड कूल कंडीशन चाहिए, जहाँ पाला नहीं पड़ता हो, जहाँ कोहरा नहीं पड़ता हो, उन क्षेत्रों के मिट्टी है वो थोड़ी हल्की हो, ज्यादा मिट्टी नहीं हो, जिसमें पानी का ठहराव नहीं होता हो, जिसमें पानी नहीं भरता हो, वो मिट्टी
उसका उस क्षेत्र का आपको चुनाव करना है। साथ में मध्य प्रदेश में हमारी दूसरे फसलें भी काफी किसान भाई लगाते हैं और जीरे के लिए उचित क्षेत्र है मध्य प्रदेश का। अगर आपके यहाँ कोहरे की समस्या नहीं है और पाले की समस्या नहीं है और साथ में खेत में पानी भरने की समस्या नहीं है तो आप जीरे की खेती आसानी से कर सकते हैं। उसका उचित समय आपके यहाँ यही है कि आपको अक्टूबर के लास्ट में या नवंबर के शुरू में इसकी बुआई करनी है। जी बिल्कुल। तो जगदीश जी, मुझे उम्मीद है आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा। बातचीत को आगे बढ़ाते हैं। डॉक्टर मीणा, अब आपसे जानना चाहेंगे कि जो खरीफ की कुछ और महत्वपूर्ण फसलें हैं जिसमें ज्वार है, बाजरा है, मक्का है, मक्का और बाजरे की तो कई जगह पर कटाई भी शुरू हो चुकी होगी, यहाँ के किसानों के लिए आप क्या सुझाव देना चाहेंगे? बिल्कुल, देखो ये तीनों ही फसलें एक जैसी हैं, ज्वार, बाजरा, मक्का, और काफी एरिया में बोई जाती हैं जी। और विशेष करके जो शुष्क क्षेत्र है, यानी कि मैं बात करूँ राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात और उत्तर प्रदेश का कुछ हिस्सा है, तो यहाँ बहुत ज़्यादा मात्रा में बाजरा किया जाता है और मध्य प्रदेश में ज्वार किया जाता है और मक्का तो सब जगह ही होती है लगभग, जहाँ मतलब थोड़ा सा पानी ठीक बरसता होगा। तो इस समय किसान भाई ज़्यादातर लोग अभी कटाई में लगे होंगे और बाजरा है उसकी कटिंग चल रही है अभी। और बस इसमें यही ध्यान रखना होता है एक्चुअली कि आप एक बार अपनी फसल को काट लें और उसको 2-3 दिन खेत में ही पड़े रहने देना है, जिससे क्या है कि जो सूर्य की जो तपत उसको लगेगी तो वो सूखने में जल्दी वहाँ पे हो जाएगा और आपका जो भुट्टा है, चाहे आपका कोई ईयर है उसकी बाजरा की, तो वहाँ काफ़ी हद तक वो सूख लेती है। सूखने के बाद उसको हम खलिहान में लाते हैं तोड़ के, और खलिहान में जब लाएंगे तो उसके हम थ्रेसिंग करा लेते हैं, क्योंकि आजकल तो सब मैकेनाइज्ड सिस्टम हो गया है और विभिन्न प्रकार के थ्रेसर भी आ गए हैं आजकल। तो जब बाल या आपका भुट्टा आ गया है तो उसको आप थ्रेसिंग करा के आप वहाँ दाना निकाल सकते हैं और दाना को बिल्कुल आप सुखाएंगे वहीं सुखाएंगे और दाने में जो नमी की मात्रा है वो 10 से 12% के आसपास आ जानी चाहिए भंडारण से पहले, क्योंकि जब हम कटाई करते हैं तो उस समय दाने में जो मात्रा होती है नमी की वो लगभग 18 से 20% होती है। लेकिन जब हम उसको भंडारण में ले जाएंगे तो उस समय इसकी जो नमी की मात्रा है वो 10% से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हमने देखा कई बार, देखो ये भंडारण में आने के बाद इसमें कई तरह के कीड़े या रोग लग जाते हैं। जैसे एक अफ्लाटॉक्सिन होता है, आपने देखा होगा एक एंटी क्वालिटी अफ्लाटॉक्सिन होता है, जो क्या है कि आपकी मक्के में भी लग जाता है, मक्का का दाना खराब हो जाता है, उसमें काला काला पड़ जाता है तो उसकी क्वालिटी बिगड़ जाती है। ऐसे ही आपका जो मूंगफली है, मूंगफली में भी अफ्लाटॉक्सिन आता है और वो दाना है वो आपका काला काला हो जाता है और उसका टेस्ट भी एकदम खराब होता है। आपने कभी खाया होगा मूंगफली में, तो कभी कभी अपने खाने में भी आ जाता है वो। तो उसकी वजह से एंटी क्वालिटी एक करेक्टर हो जाता है। तो इसमें एक फंजाई होती है एस्परजिलस फ्लेवस, वो नामक फंजाई इसमें डेवलप हो जाती है अगर नमी ज़्यादा है तो। नमी का कंट्रोल करना बहुत जरूरी है, क्योंकि नमी ज़्यादा होने से ही प्रॉब्लम आती है। और जब आप स्टोरेज में इसको डालेंगे तो कई तरह के भंडारण के स्ट्रक्चर आजकल अवेलेबल हैं। जैसे मैं बात करूँ, पूसा बिन भी है एक बहुत बड़ा स्ट्रक्चर, बाकी किसान भाइयों के पास मिट्टी वाले भी होंगे और आजकल टिन वाले भी जो भंडारण आगे हैं तो उनको भी किसान भाई उपयोग में ले सकते हैं। और इसमें कुछ केमिकल भी आप यूज कर सकते हैं अगर लंबे समय के लिए अगर आपको इनका स्टोर करना है। वैसे तो किसान भाई ज़्यादातर मार्केट में ले जाते हैं फसल को, लेकिन अगर दाम उचित नहीं मिलता है तो उसको किसान भाई भंडारण कर सकते हैं और जब समय आएगा तो समय बेच सकते हैं। डॉक्टर मीणा, आपको रुकना पड़ेगा यहाँ पर। अगले कॉलर हमारे साथ जुड़ गए, उनका सवाल लेते हैं। ओम प्रकाश यादव जी खंडवा मध्य प्रदेश से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ओम प्रकाश जी, स्वागत है आपका, बताइए क्या जानना चाहते हैं आप? जी मैडम नमस्कार। जी नमस्कार। मेरे खेत में मिर्ची लगी है, उसके पत्ते ऊपर की तरफ मुड़े हुए हैं। अच्छा। तो मेरा निवेदन है कि एक दिन हेलो किसान पर पूरी मिर्ची के बारे में शुरू से आखिरी तक किस तरह से खेती होती है दिखाएं। गांव में 200 एकड़ मिर्ची लगी है, सबकी मिर्ची खराब हो चुकी है मैडम। बिल्कुल, आपकी इस गुजारिश को हम जरूर इस पर ध्यान देंगे और हमारे कार्यक्रम में जरूर मिर्ची की खेती पर हम समय समय पर विषय लेते रहते हैं, लेकिन हम फिर से जरूर लेंगे जिसमें विस्तार से पूरी बातचीत होगी। आइए जान लेते हैं कि इस बीच डॉक्टर रविंद्र अगर आपको कोई सुझाव देना चाहते हैं इस बारे में तो। जी हमारे तो ओम प्रकाश जी खंडवा से, उन्होंने माथाबंदी की बात की है। जो मिर्ची में माथाबंदी होती है, ऊपर से पत्ते गोल होके और मुड़ जाते हैं और उसके बाद में उसमें जो फल है और फूल है वो काफी मात्रा में कम हो जाते हैं। ये रोग है वो वायरस से फैलता है और ये माथाबंदी है, इसमें सफेद मक्खी एक वेक्टर होता है जो ये वायरस को ट्रांसमिट करती है दूसरी फसलों से अपनी मिर्ची के अंदर। तो हमारे किसान भाई ये ध्यान दें कि जो सफेद मक्खी है वो नहीं, वो आप 2-4 पौधों को हिलाएंगे तो आपको बहुत बारीक कीड़ा है, उसको सफेद बोलते हैं, वो आपको दिखाई देगी और वो ही ट्रांसमिट करती है जी। एक बार इन्फेक्शन आने के बाद में इसका इलाज नहीं है। इसका इलाज आपका इन्फेक्शन आने से पहले अगर हम व्हाइट फ्लाई को कंट्रोल कर दे
जिसमें इमिडाक्लोरपिड नाम की दवाई है। ये 5 ml 16 लीटर पानी में आपको डालनी है। कहने का मतलब तीसरा 1/3 ml पर लीटर पानी में डाल के और इसको स्प्रे करना है। साथ में इसमें मिर्ची में ध्यान ये देना है कि इसमें स्टिकर जो चेपे वाला पदार्थ है वो 5 ml प्रति टंकी, जो 15 या 16 लीटर की टंकी होती है, नेपचेक स्प्रेयर है, उसके अंदर 5 ml तो स्टिकर डालना है और 7 ml दवाई डालनी है। आधा से 0.3 ml से लेके आधा ml प्रति लीटर के पानी लीटर दवाई जो इमिडाक्लोरपिड नाम की दवाई है वो और स्टिकर, इनको मिला के आपको स्प्रे करना है, जिससे कि वो वेक्टर है जो ये ट्रांसमिट सफेद मक्खी है उसका नियंत्रण हो सके। जी जी बिल्कुल। तो ओम प्रकाश जी, मुझे उम्मीद है आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा। और इसी के साथ हेलो किसान कार्यक्रम में वक्त हो गया है एक और छोटे से ब्रेक का। जल्द हाजिर होंगे, आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। अरे वाह भैया, अकेले अकेले। अरे तू भी ले, पर खाएगा कैसे? मैं ऑर्गेनिक खेती की बात कर रहा रे बेटे। अकेले अकेले खेती कब तक करेगा? मतलब गांव में 20-25 किसानों का समूह बना के पंजीकरण करवा ले, फिर सरकारी ट्रेनिंग भी मिलेगी और मुफ्त जैविक बीज खाद भी। फिर बीजीएस ऑर्गेनिक की सरकारी मोहर के साथ तेरी उपज आकर्षक पैक में पहुंचेगी बड़े बाजार तक। अच्छा हाँ। अरे भाई कहाँ चल दिया? सबको साथ लाने, आमदनी बढ़ाने। तो किसान भाई समझ गए ना, साथ मिलकर ऑर्गेनिक खेती कीजिए, अपनी परंपरा को आगे बढ़ाइए, ज्यादा मुनाफा कमाइए। माटी से प्रेम की परंपरा है परंपरागत खेती। अरे सुन तो। मुझे क्या सुनाना चाहते हो? जो सुनाओ मेरी सौतन को। किसको? अरे वही तुम्हारा मोबाइल फोन जिससे सुबह शाम दिन रात चिपके रहते थे और कहते थे किसान कॉल सेंटर से बातें हो रही हैं। अच्छा ये बात है। हाँ क्यों, क्या हुआ? अब बात नहीं होती क्या? अब तो झट से बात हो जाती है। ऐसा क्या? हाँ, अब तो ज्यादा लाइनें और खास तकनीक के कारण खेती के माहिरों से तुरंत बात हो जाती है। और अगर कभी लाइन व्यस्त हो तो अपनी समस्या फोन पर रिकॉर्ड करा दो, वहाँ से फोन आ जाता है और समस्या की हल का मैसेज भी आ जाता है। ये देखो आ गया। अरे वाह, इसका मतलब इंतजार की घड़ी अब खत्म। हाँ। तभी मैं सोचूं कि आजकल मुझ पर इतना प्यार क्यों आ रहा है। कृषि संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत हल पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें। किसानों का दोस्त किसान कॉल सेंटर। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है कार्यक्रम हेलो किसान में। इस वक्त हमारे साथ एक कॉलर जुड़े हुए हैं, आइए उनका सवाल इस कार्यक्रम में शामिल करते हैं। कृष्ण कुमार जी उत्तर प्रदेश से इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कृष्ण कुमार जी स्वागत है आपका, पूछिए अपना सवाल। कृष्ण कुमार जी मेरी आवाज मिल रही है आपको? जी 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 मिल रही है। जी जी पूछिए अपना सवाल। तो हमें कह रहे थे, हम जिला बस्ती से बोल रहे हैं, तो रबी सीजन में मक्का की बुआई करना चाहते हैं, तो कौन सी वैरायटी कर सकते हैं कि जो उचित पैदावार हो? जी जी, रबी में आप मक्का की बुआई करना चाहते हैं, बिल्कुल इसके लिए रबी 15 अक्टूबर से 20 नवंबर के बीच में। अच्छा अच्छा ठीक है, बताएं डॉक्टर मीणा कुछ सुझाव। हाँ हाँ बिल्कुल, देखो ये मक्का एक ऐसी क्रॉप है इसको हम पूरी साल ले सकते हैं। जी जी, खरीफ हो चाहे रबी हो चाहे समर हो। तो इसमें भी कई कई प्रकार की एक्चुअली स्पीसीज होती हैं, जैसे कई डेंट कॉर्न होती है, स्वीट कॉर्न होती है और आपका बेबी कॉर्न होती है। तो अब ये कौन सी लगाना चाहते हैं, क्योंकि आजकल फैशन ये है कि अगर आप नियर बाय सिटी हैं तो लोग बेबी कॉर्न लगाते हैं। तो बेबी कॉर्न में क्या आपको उसमें इनकम ज़्यादा मिलती है क्योंकि इसका रेट अच्छा है मिलता है। और अगर आप दूर दराज के क्षेत्रों में रहते हैं तो वहाँ आप कोई सी भी भुट्टे वाली भी लगा सकते हैं, जैसे भुट्टे बिकते हैं या दाने के लिए भी लगा सकते हैं। तो ये निर्भर करेगा वैरायटी क्या कि आप वहाँ पे कौन सी फसल का इस्तेमाल करना चाहेंगे। और वैरायटी कुछ कुछ एरिया स्पेसिफिक होती हैं। जी, जैसे मैं बता दूं आपको कि जैसे उत्तर प्रदेश में
कई एरिया में अलग अलग वैरायटी भी इस्तेमाल करते हैं। तो अगर किसान भाई नॉर्मल कंडीशन में अगर जैसे कोई भी मक्का लेना चाहेंगे तो वो नियर बाई केवीके पे जाएंगे तो बेटर होगा, क्योंकि वो बेटर समझ सकते हैं कंडीशंस को, क्योंकि आपकी लोकेशन, आपका जो टोटल और किस तरह की आप मक्का उगा रहे हैं, या बेबी कॉर्न है या आपका स्वीट कॉर्न है या नजदीकी बाजार में मांग किस तरह की है, उसके आधार पर वहां से सुझाव आपको मिल सकते हैं। बिल्कुल, आइए आगे बढ़ते हैं और डॉक्टर रविंदर का रुख करते हैं। डॉक्टर रविंदर, जानना चाहेंगे आपसे कि जो किसान है जो बीजे मसालों की खेती अब लेने वाले हैं, तो उन्हें बताएं कि जो बीजों का चुनाव है उन्हें किस तरह से करना चाहिए। खासतौर पे कई रोग हैं जिनसे बचाव के लिए बीजोपचार भी बहुत जरूरी होता है, तो ऐसे में बीजोपचार भी किस तरह से करें, इसके बारे में बताएं हमें। किसान भाइयों, जैसे सौंफ और अजवाइन की अभी बुआई चल रही है, कुछ किसान भाइयों ने बुआई शुरू भी कर दी है, जिनके खेत समय पे खाली हो गए खरीफ की फसलों से, तो वो बुआई चालू कर चुके हैं। और कुछ किसान भाइयों ने सौंफ लगा भी दी है। कुछ किसानों के हमारे पास फोन आ रहे हैं तो वो अभी बुआई शुरू कर रहे हैं। तो आपको पहला ये ध्यान रखना है कि बीज है उसके जर्मिनेशन है वो अच्छा होना चाहिए। 70% से अगर अधिक उसमें जर्मिनेशन है वो, और साथ में अच्छी क्वालिटी का बीज, उसका सोर्स है वो सही होना चाहिए। क्या कि बीज मार्केट में किसान भाइयों के क्या है, जो उत्पादन है वो सीधा आपका बीज की क्वालिटी और बीज की गुणवत्ता से ही जुड़ा हुआ है। अगर बीज है उसमें सुडोल होना चाहिए, जर्मिनेशन रेट है वो अच्छी होनी चाहिए, और साथ में अगर उपचारित है तो बहुत अच्छा है। अगर उपचारित नहीं है तो किसान भाई खुद अपने स्वयं के लेवल पे उसको उपचारित, क्योंकि बीजे मसाला फसलों में शुरू में जैसे मैं बात कर रहा था, कलौंजी की बात थी, आपकी मेथी की बात थी, धनिया की बात है, अजवाइन की बात है, जीरे की, इसमें उकटा रोग और साथ में जो कॉलर रोग है वो शुरू में काफी मात्रा में इन फसलों में आती है। उनसे बचने के लिए हमें बीज को उपचारित करना जरूरी है। और बीज उपचारित करने के लिए हमारा एक जो सिस्टम है वो FIR, पहले हम फंजीसाइड, फिर इंसेक्टिसाइड, और फिर कोई कल्चर है तो उससे हम उसको उपचारित करें। तो फंजी में जैसे अपन बात करें, अगर आप बीजे मसाला फसलों में ज्यादातर में कैप्टान है, थिराम है, बेविस्टिन है, ये तीनों दवाइयों, एक दवाई 2 ग्राम प्रति केजी सीड के हिसाब से आपको लेनी है और उसको फिर उपचारित करें। उसको ध्यान रखना कि हर दाने पे दवाई वो चिपकनी चाहिए। 2 ग्राम से लेके 2.5 ग्राम प्रति किलोग्राम बीज के हिसाब से आपको ये दवाई लेनी है, कैप्टान, थिराम या बेविस्टिन। और इसको मटके में लेके या प्लास्टिक का बर्तन में लेके दवाई डालिए, बीज है उसके हिसाब से क्वांटिटी तोलिए और उसको डाल के अच्छी तरह से उसको हिलाइए सूखे बर्तन में, जिससे कि पूरे पे दवाई एक मात्रा में एक समान सारे दानों पे लग जाए। ये ध्यान देना है। दूसरा ध्यान और देना है, किसान भाई कई बार लापरवाही बरत जाते हैं और खुद का बीज है वो 1 साल 2 साल तो आप काम में ले सकते हैं, लेकिन अगर आपने 3-4 साल से लगातार अपना बीज काम में ले रहे हैं तो अब आपको बदलाव करना चाहिए। और जो रिसर्च संस्थान है, जैसे कृषि विज्ञान केंद्र है आपके नियर बाय, जो एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है या दूसरे भारत सरकार के संस्थान है, उनसे संपर्क करके आपको अच्छी क्वालिटी का बीज है वो लेना चाहिए। डॉक्टर रविंदर, आपने बहुत ही अच्छी, बहुत ही अहम जानकारियां हमें दी है और मुझे उम्मीद है कि जो हमारे किसान साथी ये कार्यक्रम देख रहे हैं वो जरूर इन जानकारियों का लाभ उठाएंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी धन्यवाद। आइए अब बातचीत को आगे बढ़ाते हैं और डॉक्टर मीणा, आखिर में आपसे भी जानना चाहेंगे हम भंडारण को लेकर के कि भंडारण घर जहां पर भंडारित करेंगे किसान, तो वो किस तरह का होना चाहिए, साथ ही भंडारण के दौरान जो अनाज है या दाने हैं उसमें रोग ना लगे, इसलिए क्या उपाय करें वो? बिल्कुल, देखिए भंडारण के समय में आपके वो जो अनाज है उसमें काफी कुछ नुकसान होने का अंदेशा रहता है, चाहे तो वो हानिकारक कीट लग सकते हैं या फिर रोग भी लग सकता है। तो जब भंडारण का आप करेंगे तो उसमें आप क्या करेंगे कि जैसे आपने देखा होगा कि पुराने जमाने में लोग बाग और नीम के पत्ते भी इस्तेमाल करते थे। जैसे आपको लंबे समय तक रखना है तो नीम के पत्तों का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और आजकल ये एडिबल ऑयल जो तेल होता है खाने वाला, चाहे वो ग्राउंडनट का हो या आपका दूसरे ऑयल हो, उसका इस्तेमाल हो रहा है, तो उसका भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसकी जो मात्रा होती है तेल की, तो वो होती है 0.25 से लेके 0.5% के हिसाब से। और आजकल मिंट ऑयल भी मिल रहा है, तो मिंट ऑयल को अगर आप ग्रेन में मिलाएंगे तो उससे भी काफी आपके कीड़े नहीं लगेंगे। और दूसरा कुछ केमिकल भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे अब कहते हैं फ्यूमिगेशन, भूमि उसको बोलते हैं धूमीकरण, धूमीकरण भी कर सकते हैं आप। तो उसमें आपका एल्युमिनियम फॉस्फाइड जो है उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। पहले तो ये टैबलेट के रूप में आती थी, तो 3 टैबलेट 1 टन के लिए बहुत ज्यादा होती थी,
लेकिन आजकल कैप्सूल में भी आता है ये, तो उसको आप रख सकते हैं। तो ये फ्यूमिगेशन काम करता है, तो उसमें कोई भी कीड़ा इसमें लगेगा नहीं। बिल्कुल डॉक्टर मीणा, बहुत अहम, बहुत ही अच्छी जानकारी आपने दी, आपका बहुत बहुत थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद। तो विस्तार से जाना आज आपने कि जो खरीफ फसल है उसकी कटाई किस तरह से करे, भंडारण कैसे करे ताकि किसी तरह का नुकसान आपकी उपज का ना हो, और इसके साथ ही बीजे मसालों की खेती के बारे में भी आज आपने विस्तार से जाना। अब हम आपको कल के विषय के बारे में बता दें। जी हाँ, हेलो किसान कार्यक्रम में कल जो चर्चा का विषय रहेगा वो रहेगा गोबर गैस प्लांट, और इसके साथ ही कृषि क्षेत्र में रोजगार की संभावनाएं एवं प्रमुख योजनाएं। अगर आप अपने सवाल हम तक पहुंचाना चाहते हैं तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है hellokisan2015@gmail.com। इसके अलावा फेसबुक के माध्यम से भी आप हमसे जुड़े रह सकते हैं। हमारे फेसबुक पेज पर जाने के लिए हिंदी में टाइप करें हेलो किसान, और इसके साथ ही हमारा फेसबुक पेज आपको मिल जाएगा जिसमें आप अपनी समस्या लिख सकते हैं, सुझाव भी लिख सकते हैं। साथ ही दूरदर्शन किसान के कॉल सेंटर नंबर पर भी आप कॉल कर सकते हैं। हमारा टोल फ्री नंबर है 1800-113060। सोमवार से शनिवार सुबह 6 बजे से रात 10 बजे के बीच में कॉल करके अपने सवाल दर्ज करा दें। इसके साथ हेलो किसान की आज की कड़ी में बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत, आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। नमस्कार।